हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ जो डिफरेंट लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सारी चीजें हमने देखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में, जो कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको हमको पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में और भी बहुत सारे अंदर इसके टाइप्स हैं, उसको हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन इस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को जानने से पहले हम एक चीज बहुत जरूरी है जानना कि एक्चुअल में जो मान लीजिए एक हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ है प्रेशर का और ये ग्राफ है वॉल्यूम का। मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में कोई भी गैस का हीटिंग या एक्सपांशन को हम उसमें पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई गैस का एक्सपांशन हो रहा है या हीट हो रहा है, तो ये इसका स्टेट इनिशियल स्टेट है। इसको इनिशियल बोलेंगे, स्टेट 1 कहलाएगा। यहां पे आ गया तो ये फाइनल स्टेट, और इसको हम कहेंगे 2। ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए इसको हम यहां से निकाल दें तो ये V2 की वैल्यू है, इसको यहां से ले आए तो ये V1 की वैल्यू है। इसको यहां से ऐसा प्लॉट कर दे P1 और ये P2। तो ये ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम गैस का हीटिंग और एक्सपांशन को अपन पढ़ेंगे। इसके जो यहां पर की जो ये जो वैल्यू होगी, ये हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो देखा कि Q क्या होता है, हीट, W प्लस एनर्जी। मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते टाइम देखा था हमने कि हीट को डेवलप करने के लिए वर्क की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ कुछ उसमें इंटरनल एनर्जी भी इन्वॉल्व होता है। तो Q प्लस W प्लस Q इक्वल टू W प्लस E, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको सभी जगह W की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि हम गैस को हीट कर रहे हैं तो Q अगर हम लगा रहे हैं वहां पे, इससे हमको क्या निकलेगा, W निकलेगा। तो W सभी प्रोसेस में हमको निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं, कंसिडर करते हैं, मान लीजिए W अपन कैसे निकाल पाएंगे हर प्रोसेस में। तो मान लीजिए अपन एक पिस्टन लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। इस सिलेंडर में गैस भर देते हैं। ये हो गया हमारा पिस्टन। ये हो गया हमारा पिस्टन हो गया, और ये हो गया हमारा जो भी गैस है, और ये हमारा सिलेंडर है। अब देखिए आप, मान लीजिए हम कोई गैस को हीट कर रहे हैं या उस पर हम एक्सपांड कर रहे हैं, उसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहां पर जो पिस्टन है, प्रेशर लगाने के बाद ये पिस्टन यहां आया और ये क्या हुआ, गैस एक्सपांड हुआ कम। तो इस प्रकार से हमको निकालना है इसकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू। तो अपन इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो गया इनिशियल स्टेट 1, ये हो गया इनिशियल स्टेट 2, और ये हो गया पिस्टन का एरिया, शेडेड एरिया। अब हमको निकालनी है इसकी ये P2, ये V1, ये V2। अब हमको निकालनी है इसकी वर्क डन। वर्क क्या होता है एक्चुअल में, हमको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने सब पहले भी पढ़ा हुआ था, पहले ही पढ़ा होगा स्कूल के टाइम में। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं F इंटू डी। ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इस फोर्स को हम यहाँ पे Q भी कह सकते हैं या W ही रहने दीजिए, क्योंकि हम इसको वर्क डन निकाल रहे हैं। अब W यहां पे हम फोर्स क्या है, प्रेशर है, तो F की जगह में हम क्या लिख दिए, यहाँ पे P लिख दिए। क्योंकि हमने यहां पर से फोर्स ना कहकर उसको प्रेशर कह रहे हैं, तो
एफ की जगह में हमने पी लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसको हम लिख देते हैं डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, W इक्वल टू पी इंटू डीवी। तो ये फोर्स की जगह में हमने प्रेशर लगाया और डी डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ, यहां से यहां डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ उसका सिलेंडर का, तो उसको हमने यहां पे डीवी लिख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है कि एक्चुअल में वर्क डन उस एरिया में कितना हुआ, इस एरिया में कितना हुआ उसको हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन क्योंकि हमारा स्टेट क्या है, 1 से 2 है। W इक्वल टू पी डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, W12 प्रोसेस इक्वल टू पी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डीवी अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये वर्क डन, इस प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालिए है। अब इसको ये जो प्रोसेस था ये था वर्क डन फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस। हमने वर्क डन निकाला है नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, लेकिन अब नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बेसिकली दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दो टाइप के बेसिकली प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फ्लो प्रोसेस और दूसरा होता है नॉन फ्लो प्रोसेस। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और ओपन सिस्टम के बारे में, तब हमने जाना था कि किस सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है और किस सिस्टम में मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो हमको एक देखना है कि पहला जो प्रोसेस होता है फ्लो प्रोसेस और दूसरा जो होता है नॉन फ्लो प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लो प्रोसेस क्या होता है। तो फ्लो प्रोसेस वही होता है जिसमें, जैसा कि हमने देखा था क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की जगह के समय पे, कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम में मास, फ्लो प्रोसेस मतलब इसको हम ओपन सिस्टम कह सकते हैं जिसमें मास प्लस एनर्जी। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, यहां से मास, उस वर्किंग सब्सटेंसेस का मास, उस वर्किंग सब्सटेंस है मतलब गैस का मास के साथ साथ इसका जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, हीट प्लस वर्क, दोनों ही अपनी बाउंड्री से, ये जो बाउंड्री है यहां से सिस्टम से सराउंडिंग में अगर फ्लो कर रही है तो उसको हम कहते हैं फ्लो प्रोसेस। जैसे कि देख रहे हैं ये मास है, इसका मास भी फ्लो कर रहा है सराउंडिंग पे, साथ ही साथ एनर्जी भी फ्लो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्लो प्रोसेस। बट इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस, इसमें क्या होगा, मास जो है वो ट्रांसफर नहीं करेगा बट एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस में। अब नॉन फ्लो प्रोसेस को, फ्लो प्रोसेस को अपन ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है। फ्लो प्रोसेस के बारे में अब अपन देखते हैं। सबसे पहले जो सेकेंड पार्ट है नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस में बेसिकली हमने बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे उसको। नॉन फ्लो प्रोसेस के भी दो टाइप हैं। पहला है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है नॉन या इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दो टाइप के
नॉन फ्लो प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के भी बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं। सबसे पहला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसको हम आइसोकोरिक और आइसोकोरिक, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। देख लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम रिवर्सिबल का पहला टाइप है कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर और इसको भी हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, या इसी को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस या इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। एक एक करके हम प्रोसेस को डिटेल में जाके देखेंगे कैसे कैसे इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोसेस, क्या है फोर्थ प्रोसेस है हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस। फिफ्थ है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। या इसी को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत ध्यान से इन सारे प्रोसेस को समझिएगा, नाम याद रखिएगा। और लास्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले प्रोसेस हैं। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम या उसी को हम कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक प्रोसेस कह सकते हैं। थर्ड है आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। फोर्थ है हाइपरबोलिक प्रोसेस और फिफ्थ है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस और सिक्स्थ है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 1, 2, 3 और ये 5th नंबर का प्रोसेस है जिसको डिटेल में हम अच्छे से देखेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोसेस वर्क करता है। और इन सारे प्रोसेस में हम क्या निकालेंगे, उस सिस्टम की में जो वर्क डन हो रहा है वो हम निकालेंगे कि गैस जब हीट होता है या एक्सपांड होता है तो उसमें वर्क डन होता है, और होता है तो कितना होता है, या वर्क डन होता है तो हमें कितना वर्क डन मिलता है। तो ये सारी चीजें हम इन प्रोसेस से निकालेंगे, देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि वो जब एक्सपांशन हो रहा है, हीटिंग हो रहा है किसी सिस्टम में गैस का, तब उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आती है, साथ ही साथ हीट कितना ट्रांसफर करता है, हीट कितना सप्लाई देना पड़ता है। ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम देखेंगे इस प्रोसेस में। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम शुरू करेंगे वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो पहला अपन पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको और क्या बोलते हैं, और आइसोकोरिक प्रोसेस। कभी कभी एग्जाम में पूछता है भाई कि आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस और कौन सा प्रोसेस होता है, तो ऑप्शन दे दिया रहेगा आप लोगों को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आप लोग को टिक लगाना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। साथ ही ऐसा भी कभी पूछ देता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, तो आप लोग को देखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या बोलना है उन 4-5 ऑप्शन में।
तो आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं अपन लोग, मान लीजिए कोई भी अपन गैस को हीट कर रहे हैं जिसकी जो V है कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब V इक्वल टू C, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है V इक्वल टू C। तो मान लीजिए हम गैस को किसी सिस्टम में हीट कर रहे हैं, ये PV प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है। मान लीजिए हम हीट कर रहे हैं और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, ये अपना हीटिंग हुआ, ये इनिशियल 1 है, ये इनिशियल फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब अगर अपन देखेंगे ये हीटिंग हुआ किसी गैस का, देख लीजिए ये हीटिंग हुआ किसी गैस का, ये फाइनल है, इनिशियल है स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। ये हो गया आपका प्रेशर का लाइन और ये हो गया आपका वॉल्यूम का लाइन। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में गैस को हीट किया तो क्या हुआ, ये हमको मिल गया P1, ये हमको मिल गया P2। ये देखिए P2 P1। अब इसको अपन देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कौन सा है, ये तो V1 भी इसी लाइन में आ रहा है और साथ ही साथ V2 भी सेम लाइन में, मतलब V1 इक्वल टू V2, मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V1 V2 कॉन्स्ट, V1 एक दूसरे के बराबर है। देख लीजिए लाइन में 1 से अगर अपन V1 प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, 2 से अगर अपन V2 प्लॉट करेंगे तो भी यहीं पे आ रहा है, मतलब V1 और V2 बराबर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और वो वैल्यू अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो हमने पता लगा लिया है, ठीक है। हमने गैस को जब हीट किया तो देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट किया तो वॉल्यूम जो है वो सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, V1 इक्वल टू V2, बट प्रेशर में चेंजेस है। इस जो ये प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को कौन गवर्न करता है, कौन बताता है, कौन बताया है, ये बताया है बाई गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ हमने पढ़ा था गे-लुसाक के केस में कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉज ऑफ, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ परफेक्ट केस के बारे में पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, गे-लुसाक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये गे-लुसाक लॉ बोला था। अब इसका हम निकालेंगे वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। तो वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या देखा था भाई, W इक्वल टू PdV हमने निकाला था पहले। नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि W कैसे निकालते हैं, ये देखा था। अब अपने को देखना पड़ेगा कि यहां पे हम वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं। कुछ नहीं, ये सिंपल है, आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से 2 के लिए। तो ये 1 से 2 के लिए हम इंटीग्रेट कर दिए W को, साथ में PdV को भी कर दिए। अब 1 से 2 के बीच में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो P जो है वो कांस्टेंट है और dV रह जाएगा ऐसा अंदर पे इंटीग्रेशन के। अगर हम इंटीग्रेट किए तो क्या हो जाएगा, W12 इक्वल टू P कांस्टेंट है तो P वैसे ही रहेगा, साथ ही dV है और dV के रिस्पेक्ट में हम dV है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dV के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये V2 माइनस V1। क्लियर है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W12 इक्वल टू PV2 माइनस V1। अब हमको पता है कि V1 क्या है, V2 के बराबर है। मान लीजिए W12 P V1 V2 के बराबर है और V2 V1 के बराबर है। तो मान लीजिए मैं V2 की जगह में V1 V2 बराबर है और V2 V1 बराबर है। मान लीजिए मैं V2 की जगह में V1 भी लिख दूंगा तो V1 माइनस V1 हो जाएगा और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो W12 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब वर्क डन जो है वो 0 हो गया।
ठीक है, तो हमको वर्क डन जब 0 मिला मतलब वर्क डन बाय द गैस इज 0। तो ये हमारा इस केस के लिए वर्क डन निकल गया। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जनरल गैस इक्वेशन से हमने देखा है कि PV इक्वल टू MRT होता है, पहले हमने पढ़ा है PV इक्वल टू MRT। मान लीजिए मैं इस स्टेट 1 के लिए बात करूं, तो क्या हो जाएगा P1V1 इक्वल टू MRT1। MR जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि M मास है और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब सेकेंड स्टेट के लिए बात करूं तो P2V2 इक्वल टू MRT2 होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू MR लिख सकता हूं। देख लीजिए, M को मैं इधर नीचे ले आया, M को इस तरफ मैं नीचे ले आया M, और R को भी T1 को इधर नीचे ले आया तो MR रह गया यहाँ पे। इसको मैं जस्ट ऐसे सेम ऐसी सेकेंड केस में तो क्या हो जाएगा P2V2 अपॉन T2 इक्वल टू MR। अब देखिए MR इसके बराबर है, तो ये दोनों भी अपने एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। क्लियर है ये? अब हमको पता है कि V1 और V2 दोनों यहाँ पे इस केस में बराबर है, मतलब V1 इक्वल टू V2, तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T1 हो जाएंगे। तो P1 T1 और P2 T2 बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको साथ ही देखना है आप लोगों की वर्क डन हमने कैसे निकाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम निकालेंगे, हमने क्या निकाला है, जब हमने हीट किया तो क्या वो वर्क डन क्या निकला 0 निकला। साथ ही हमको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। इंटरनल एनर्जी भी कुछ होगा तो उसको निकालना है, DU को DU निकालना है अपने को। दूसरा नंबर का पहले हमने वर्क डन निकाला, अब निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको हम बोलते हैं DU। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको हम बोलते हैं DU। अब हमको पता है, हमने स्पेसिफिक हीट के केस में पढ़ा है DU क्या होता है।